अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नवाज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके मेज़बान पलवशा सईद। ख्वाब से ताबीर तक के सफ़र में आज हमारे साथ नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार दानियाल खान मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2022 में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में 59 पोजीशन हासिल की है। दानियाल KP से बिलोंग करते हैं और KP में उन्होंने 6th पोजीशन हासिल की है और उनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आइए दानियाल से उनके सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानियाल, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपने CSS के एग्ज़ाम को पास किया और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आपकी एलोकेशन हुई। तो क्या रिएक्शन था आपका जब रिज़ल्ट आया? आपका क्या रिएक्शन था और फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और जाहिर सी बात है कि एक लंबी जर्नी थी, तो जब रिज़ल्ट आया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी और इसी तरह मेरी फैमिली को और एक्सटेंडेड फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, तो काफ़ी एक अच्छा दिन था वो। अच्छा, तो दानियाल थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अच्छा, जो मेरे पेरेंट्स हैं दे आर बोथ डॉक्टर्स, दे हैव वर्कड एज डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट, और उसके अलावा जो मेरी 2 सिस्टर्स हैं फैमिली में, वो भी दोनों बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। ठीक है। और एंड आई एम द ओनली सन। तो ये है मेरे बेसिक फैमिली का बैकग्राउंड। तो आपकी फैमिली में सिर्फ आप हैं जिनको ख्याल आया CSS करने का और सिविल सर्विस की तरफ आने का, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली ये करने की? जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली, तो आफ्टर चूँकि मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का है, तो उसके बाद मैंने मेरा एक फ्रेंड थे जो अभी पुलिस सर्विस में ही हैं, उनको देख के उनके साथ मैंने तैयारी स्टार्ट की। हम दोनों ने साथ तैयारी स्टार्ट की। तो स्टार्ट में तो इनिशियली कोई इतना ख़ास इरादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपोजर होता रहा, स्पेशली CSS के सब्जेक्ट्स के साथ, तो मेरा एक उसकी तरफ टिल्ट बन गया। तो मुझे ये लगा कि मैं सबसे पहले तो ये स्टडी कर सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और फिर जब दूसरा आपको साथ साथ पता लगता रहता है कि इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी वर्किंग किस तरह से है। तो चूँकि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी थोड़ा मेरा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना और इन चीज़ों में और पब्लिक डीलिंग इनमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा था। ठीक है। तो उसकी बेस पे मुझे लगा कि ये जो कैरियर चॉइस है ये मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है कंपेयर टू जो मैंने डिग्री की थी। सिविल इंजीनियर है जैसे आपका बैकग्राउंड है। ठीक है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये तो आपने बता दिया कि आप सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन हमें हमारे देखने वालों को अपनी इनिशियल एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और क्या पढ़ा? और सबसे पहले तो जो मेरी इनिशियल तालीम थी 5th तक, वो मैं बटग्राम से हासिल की। ठीक है। वहाँ पे अलहुदा पब्लिक स्कूल से। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल चला गया था 6th क्लास में। ठीक है। एबटाबाद में, क्योंकि वहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ थी। वहाँ से 6th ऑनवर्ड्स लेके मैट्रिक तक मैंने एबटाबाद पब्लिक स्कूल से मेरी तालीम हुई। उसके बाद मज़ीद में फिर इस्लामिया कॉलेज पेशावर, जो कि एक जाना माना कॉलेज है KPK का, वहाँ से फिर मैंने FSC की। ठीक है। उसके बाद फिर मैं नस्ट आ गया इस्लामाबाद, वहाँ से मैंने अपनी डिग्री की सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो ये मेरा बेसिक बैकग्राउंड था। ठीक है, और डिग्री के फ़ौरन बाद ही आपने 2019 में जो है वो CSS की तैयारी शुरू कर दी? 2019 में मैंने तैयारी स्टार्ट की और 2020 में मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी। ठीक है, 2020 में फर्स्ट अटैम्प्ट थी और 2022 में सेकंड अटैम्प्ट थी। तो 2022 के अटैम्प्ट में माशाल्लाह आपकी पुलिस सर्विस में एलोकेशन भी हो गई है। तो पहली अटैम्प्ट से दूसरे अटैम्प्ट के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, आपने कोई ऑप्शनल्स चेंज किए थे या वही ऑप्शनल्स रखे? ऑप्शनल्स मैंने काफ़ी चेंज किए थे। 3 ऑप्शनल्स मैंने चेंज किए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस थी। ठीक है। और क्रिमिनोलॉजी थी और सोशियोलॉजी थी। तो उनमें मेरा स्कोर भी कम आया था। नॉट नेसेसरीली उसकी रीज़न ये नहीं थी कि एक तो पहली चीज़ थी कि मुझे तैयारी का इतना टाइम नहीं मिल सका था। जैसे मैंने बताया कि मेरी जो डिग्री थी वो इंजीनियरिंग की थी, और चूँकि मेरा पहले से इरादा नहीं था CSS करने का, तो वो 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन CSS में जैसे हम लोग जानते हैं कभी कभी सब्जेक्ट हिट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी में मेरे सब मार्क्स काफ़ी कम आए। ठीक है। तो उसकी बेस पे जो सबसे पहली स्ट्रेटजी मैंने बनाई सेकंड अटैम्प्ट के लिए, वो यही थी कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चेंज करने और वो ऑप्शनल्स रखने हैं जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। पहले क्राइटेरिया, और दूसरा क्राइटेरिया ये जो कम लोग ऑप्ट करते हो। तो उसकी बेस पे फिर मैंने क्रिमिनोलॉजी की जगह फ़िलासफ़ी को रखा, क्योंकि फ़िलासफ़ी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और सोशियोलॉजी की जगह जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, क्योंकि वो भी उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत हमने अपनी डिग्री में पढ़ा था। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है। तो अभी आपकी जो 2022 वाली अटैम्प्ट थी उसमें आपके ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, GPP, इन्वायरमेंटल साइंस,
फिलॉसफी और जर्नलिज्म एंड मैथ्स कॉम थे, आपने एनवायरमेंटल साइंस भी रखा, तो आपकी लाइक बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ऑप्शनल्स में आपके बैकग्राउंड का तो कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो जो सब्जेक्ट्स आपने इंटरेस्ट की बेस पे जो है इन सब्जेक्ट्स को लिया, तो फिर इनको प्रिपेयर कैसे किया? आपको तो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी होगी इन पे। जी, इन्वायरमेंटल साइंस का आपने जिक्र किया, तो इन्वायरमेंटल साइंस एक वाइड सब्जेक्ट था जो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। तो वो भी पहली अटैम्प्ट में भी उसके लिए उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड है कंपेयर टू जेंडर स्टडीज़, लेकिन चूँकि मेरा उसमें एक नेचुरल इंक्लिनेशन थी, साइंस के टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको समझ आ जाती है, साइंटिफिक नेचर के उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली अटैम्प्ट में भी मेरा उसका स्कोर अच्छा था, और दूसरी अटैम्प्ट में भी जो बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जैसे आपने बताया काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी, जैसे स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी थी उसमें फ़िलासफ़र्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस के जो फ़िलासफ़र्स थे फिर वो तो फिर आपको उसमें स्टेट लेवल की बातें होती हैं और इस गवर्नमेंट लेवल की, तो वो आपको समझ आ जाती हैं। जब आप फ़िलासफ़ी जब मैंने स्पेशली स्टार्ट की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि उसमें थोड़े उसका नेचर ऑफ सब्जेक्ट ये है कि थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट बातें आपको स्टार्ट में कॉम्प्रिहेंड करने में मसला होता है और काफ़ी उसमें एफर्ट लगती है। लेकिन चूँकि मेरा इंटरेस्ट था फ़िलासफ़ी में और वो चीज़ें काफ़ी मुझे इंटाइस करती थी, तो काफ़ी मैंने एफर्ट की। फिर उसका मुझे फ़ायदा पीएमएस में भी हुआ, पीएमएस में भी मैंने फिर फ़िलासफ़ी ऑप्ट की। तो ये है कि एक एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगी, लेकिन आई थिंक उसका इवेंचुअली फ़ायदा हुआ। अच्छा फ़ायदा हुआ, बिल्कुल। इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 60 स्कोर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपका 81 स्कोर है, ठीक है। अब मैंने आपका इन्वायरमेंटल साइंस का स्कोर गलत तो नहीं बताया, 60 स्कोर ही है ना आपका? जी 60 स्कोर है। तो इन्वायरमेंटल साइंस और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में दोनों में आपने अच्छा स्कोर लिया हुआ है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के हवाले से कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आपने अपनाई वो हमारे देखने वालों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे पहले तो जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्पेशली जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन ये है कि अगेन उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट पोर्शंस हैं। फिज़िकल साइंसेस भी आती हैं उसमें, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी आता है, मैथ्स वाला भी पोर्शन है जी। तो ये वाहिद एक सब्जेक्ट है, इसको आप टॉपिक्स बाय टॉपिक कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, आप गूगल से कर सकते हैं, आप कोई भी मार्केट से बुक ले सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नेचर के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें एनालिसिस चूँकि इतना नहीं होता, तो उसकी अच्छी बात यही होती है कि आप उसके लिए कोई भी एक बुक लेके उसको प्रिपेयर कर लें। और उसमें सबसे बेहतरीन गाइड पास पेपर्स हैं, जैसे कि आपके पास आईटी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है और फिजिकल साइंसेस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा जनरल साइंस में रिपीट होता है। ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेस का पोर्शन कम रिपीट होता है और उसका थोड़ा सा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस तरह स्मार्टली अगर उसको स्ट्रेटेजाइज करें और फिजिकल साइंसेस और आईटी वाले पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करें। फिर उसके अलावा मैथ्स का पोर्शन आ जाता है, वो मैथ्स आई थिंक प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और सॉलिड मार्क्स होते हैं, तो आई थिंक उसके आप बेसिक जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उस पर आप काम करें तो इवेंचुअली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। जीपीपी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपका अच्छा स्कोर है और आप जीपीपी पढ़ा भी रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? जीपीपी का सब्जेक्ट वो वाइड सब्जेक्ट है। जब मैंने पहली अटैम्प्ट में स्टार्ट किया तो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का सब्जेक्ट लगा। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की अच्छी बात ये है, इसमें दो पोर्शंस हैं। सबसे पहला एक पोर्शन है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो ये है कि काफ़ी जेनेरिक नेचर का है। हम आजकल बात सुनते हैं गुड गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस के आइडियाज़ की, तो उसमें कुछ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी है, डीएफआईडी है। तो इनकी जो आइडियाज़ हैं गवर्नेंस से रिलेटेड और इंडिकेटर से रिलेटेड, वो आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाते हैं और अच्छी रिकमेंडेड बुक्स भी मौजूद हैं उसकी। जो दूसरा पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मसला इस सब्जेक्ट में बेसिकली ये होता है कि बच्चे जो हैं पब्लिक पॉलिसी वाले पार्ट को काफ़ी जेनेरिक नेचर में कर लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी की काफ़ी रिकमेंडेड बुक्स हैं, एक दो मैं बता देता हूँ, जैसे अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी है बाय थॉमस डाय, इसी तरह इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी बाय माइकल हिल। तो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं जिसमें पब्लिक पॉलिसी के प्रोसेस को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया, और जो पब्लिक पॉलिसी का जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसके अंदर जो डिबेट्स हैं उन डिबेट्स पर अक्सर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन है, बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें डिफरेंट पब्लिक थ्योरिस्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में बच्चे ये गलती करते हैं, काफ़ी जेनेरिक लेवल पे ये पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट कर लेते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उसमें काफ़ी थ्योरीज हैं, रैशनल चॉइस थ्योरी,
इंक्रीमेंटलिज्म, इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करते, तो उसकी वजह से उनका आंसर काफ़ी जेनेरिक नेचर का हो जाता है। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की बेसिकली तैयारी यही है कि आप गवर्नेंस वाले पार्ट को करें, वो थोड़ा जेनेरिक नेचर का, पब्लिक पॉलिसी वाले पार्ट को अच्छे से करें, क्योंकि उससे 3 से 4 सवाल आते हैं। ठीक है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बात करूंगी मैं, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। आपने इस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से की, नोट्स किस तरीके से बनाए? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अगेन थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बेहतर लगा कि सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी की बजाय जर्नलिज्म को ऑप्ट किया जाए, क्योंकि ये अगेन ये थोड़ा जेनेरिक नेचर का है, और हमारा चूँकि मीडिया से इंटरेक्शन होता है काफ़ी, हम सोशल मीडिया की वजह से, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हमारे लिए ईजी हो जाती है। इस सब्जेक्ट में भी अगेन वही बात है कि एक जेनेरिक नेचर का पोर्शन है, और जो दूसरा है वो थ्योरीज या मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जो थ्योरीज और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उनके लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप उसको मतलब कर सकते हैं। ठीक है। टैकल करने के लिए आप उनको कर सकते हैं। उसमें आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो आप उसको कवर कर लें। फिर जो दूसरा उसका पोर्शन है वो काफ़ी जेनेरिक नेचर की चीज़ें आ जाती हैं कि मीडिया का रोल एज अ वॉच डॉग क्या है हमारे माशरे के लिए। तो उसकी काफ़ी एग्जांपल्स आपको टीवी पे आप देखते हैं, आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे मीडिया का रोल होता है पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड। तो ये 2 पोर्शंस हैं, आप इनको सेपरेटली करना है जो, लेकिन हर सब्जेक्ट की बेसिकली गवर्नेंस की भी मैंने बात की, जर्नलिज्म की भी बात की। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपने अच्छी किसी रिकमेंडेड बुक से आपने देख लेना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाए। और वो जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो फिर आप जो जेनेरिक नेचर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप फिर उसको यूज़ करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन एक आम कैंडिडेट से ऑटोमेटिकली रेफरेंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो है वो आपने शेयर की है इन सब्जेक्ट्स के हवाले से। और कंपलसरी में एसए और प्रेसी की जानिब में आती हूँ। कहा जाता है कि एसए और प्रेसी के सब्जेक्ट के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाइक एसए है तो आउटलाइन एस्पायरेंट्स जो हैं हर वक्त उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रेफरेंस वगैरह उसमें कैसे डालने हैं, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसका। तो आपने अपने एसए को कितना प्रैक्टिस किया था और एवेल्युएशन कराई थी कि नहीं कराई थी? एसए के लिए मैंने इवैल्यूएशंस कराई थी, लेकिन ये नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा मैंने इवैल्यूएशंस कराई थी। एसए के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी जो मुझे समझ आई फर्स्ट और सेकंड उसके एक्सपीरियंस से, वो तो पहली बात है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो टॉपिक की ब्रेकडाउन में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। जो डिफरेंट आपने सेक्शंस बनाने होते हैं, कोई भी आपके पास एक टॉपिक आता है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको एक ही सेक्शन में लेके चलते हैं और एंड में कंक्लूजन दे देते हैं। ठीक है। तो पहली तो अंडरस्टैंडिंग मैंने ये डेवलप की कि टॉपिक को ब्रेक डाउन किस तरह से करना है। दूसरी उसमें जो चीज़ है एक्सप्रेशन का मेरे ज़ाती ख्याल में काफ़ी रोल होता है। मेरे ख्याल में 2 चीज़ें होती हैं, या तो एक आप थोड़ा सा यूनिक टॉपिक चूज़ करते हैं और उसको आप एक अच्छे तरीके से कर लें, जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स अवॉइड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स नहीं करते या जो अनपॉपुलर ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। तो अगर आपका टॉपिक वही है जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो उसमें एज क्रिएट करने के लिए मेरे ख्याल में आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, स्पेशली इन द आउटलाइन और इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे आप आराम से एज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, थोड़ा आपका ऐसे लाइवली होना चाहिए। लाइवली होने से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा आप उसमें स्टैट्स और फैक्ट्स और फिगर ना डालें, बल्कि उसको एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में या रेफरेंस बेस्ड आप उसको ज़रूर रखें, लेकिन कॉमन वर्ल्ड की एग्जांपल्स उसमें देने की कोशिश करें, बजाय उसके कि आप उसमें स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स की बम्बार्डमेंट करें। आई थिंक उससे वो थोड़ी रिपोर्ट वाली लुक आती है और वो थोड़ी जो लाइवलीनेस है उस ऐसे की थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है। एग्ज़ाम रिवीजन के बारे में मैं बात करूंगी। दानियाल, कितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम रिवीजन का? बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं, सारा साल पढ़ते रहते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले रिवीजन मुकम्मल नहीं हो पाती। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम से पहले आप अपने सारे सिलेबस को रिवाइज़ करें, या अगर आपकी तैयारी है तो बगैर रिवीजन के भी आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं? रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है CSS की तैयारी में, क्योंकि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही है, लेकिन जब आप रिवीजन वाले फेज़ में एंटर होते हैं और आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रखने की और थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होती है। तो वो स्ट्रगल आपको बिल्कुल एंड में नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने पर्सनली भी थोड़ी सी रिवीजन काफ़ी मेरी कम हो गई थी, ड्यूरेशन कम था, लेकिन अभी अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा तो वो ये है कि रिवीजन थोड़ा, तो एक तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप साथ साथ रिवाइज़ करते रहें।
ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके माइंड में वो चीज़ कंसोलिडेट होती रहे। अगर आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ के आखिरी 1 महीने पे छोड़ देंगे तो वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। कुछ लोग कर लेते हैं, वेल एंड गुड, बट ये है कि इसको एक टर्म यूज़ होती है कि पीरियोडिकली आप उसको रिवाइज करते रहें, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ। तो उससे ये है कि आपके माइंड में कंसोलिडेट होता रहता है, और अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो उसी की बेस पे आपके माइंड में और जर्मिनेट हो जाता है। तो रिवीजन इस तरह से करें, और रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दानियाल, टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी एस्पायरेंट के लिए ये पहले तो सेटल करना कि दिन में इतने घंटे पढ़ना है, फिर जो टाइम टेबल बना लिया है उसको फॉलो कम लोग ही कर पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन जिनके अंदर होती है वही अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, और एस्पायरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट पे कितना काम करें? टाइम मैनेजमेंट तो वन ऑफ द की इंडिकेटर्स है CSS में सक्सेस के लिए। सबसे पहले तो तैयारी में आपने टाइम मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है। तैयारी की टाइम मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि आप सबसे पहले तो एक डेली का प्लान बना लें कि आपने एक दिन में ये टॉपिक करने हैं। ठीक है। और उस टॉपिक्स को डिसाइड करने के लिए पास पेपर आपके सबसे बेस्ट गाइड होते हैं। वो आपको बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपने प्लेटो को तैयार करना है, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, तो आप उस एक दिन में प्लेटो रख लें और उसको फिर आपने करना है। उस पर फिर आप घंटे ना देखें, और कोशिश करें कि आप उस टास्क को जितना जल्दी से, अगर कोई टॉपिक मुश्किल है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आसान है तो जल्दी भी हो जाएगा। तो टास्क बेस्ड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा ख़ुद को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम एज ए ह्यूमन अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हम अपने एक बहुत एम्बिशियस सी टाइमलाइन बना लेते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होती। काफ़ी फैक्टर होते हैं, आपकी अक्सर एनर्जी डाउन होती है, या कोई बीच में मसरूफियत आ जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, तो उसकी वजह से वो मीट नहीं होता। लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर में, एक बिगर पिक्चर आपके जहन में होनी चाहिए कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने इतने टाइम में ये करना है। दूसरी टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल में तैयारी के बाद पेपर में आ जाती है। पेपर में उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। CSS में क्या कहा जाता है कि क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस आप टिक कर सकें। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्वांटिटी भी ज़्यादा लिख सकें। तो उसके लिए रिटन प्रैक्टिस करें, और उसी से आपके पास टाइम मैनेजमेंट आएगी। ठीक है। अच्छा, आपने 2019 में स्टार्ट किया अपना CSS की तैयारी को स्टार्ट करना और प्रिपेयर करना इसको, लेकिन आपको टोटल कितना ड्यूरेशन लगा दानियाल, कंपलसरी और ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर, मतलब पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा आपको? आई थिंक इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फर्स्ट जो मेरी अटैम्प्ट थी वो 2020 में थी, तो मेरे पास अराउंड 4 मंथ्स थे। ठीक है। तो फिर जब आपके पास टाइम होता है कम, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो वो भी एक रीज़नेबल मेरी तैयारी हो गई थी। उसके बाद कुछ टाइम फिर मैंने छोड़ दिया रिज़ल्ट तक। थोड़ा बहुत इंग्लिश में मैं काम करता रहा साथ साथ। ठीक है। लेकिन उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में चूँकि ड्यूरेशन काफ़ी कम थी, तो मैंने एक बड़ा स्ट्रिक्ट सा टाइम टेबल बनाया हुआ था, कितने में टाइम में कंपलसरी करना है, इतने में ऑप्शनल। उसके बाद चूँकि फिर मैंने अटैम्प्ट बीच वाली स्किप कर दी और बाद में अटैम्प्ट थी, तो उसके बाद कोई बहुत फिक्स टाइम टेबल नहीं था। ब्रॉडर पिक्चर में यही था कि जो पास पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं उसको कवर किया जाए, और एक्सप्रेशन मुझे लगा इंग्लिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस करता था। मुझे भी लिखने में काफ़ी मतलब मसला होता था। मैं यूजुअली मोबाइल पे टाइप करके, और बस कोशिश ये होती थी कि माइंड चलते रहना चाहिए। ठीक है। अगर आप हर टाइम पेन पेज पकड़ के ऐसे आउटलाइन इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते, आप मोबाइल पे टाइप कर लें, किसी कॉलीग को भेज दें, किसी दोस्त को भेज दें। ठीक है। तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो ये है कि टाइम डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस में। ठीक है। रिटर्न के हवाले से आपने हमारे देखने वालों के साथ बहुत सारी अच्छी स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं प्रिपरेशन के हवाले से। अब आते हैं आपके इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जानिब। ठीक है, तो जो आपका साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था FPSC के साथ, वो कैसा रहा, उसके बारे में कुछ शेयर करें। साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। स्पेशली जो साइकोलॉजिकल होता है उसमें वो बेसिकली आपकी देख रहे होते हैं कि आप सर्विस के लिए फ़िट हैं या नहीं। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स आर वेल एक्वायर्ड, क्योंकि आपने इतनी नॉलेज हासिल की होती है, उसके अलावा आपका बैकग्राउंड भी ठीक होता है, तो आप साइकोलॉजिकली मोस्टली फिट होते हैं। इंटरव्यू का पार्ट है, तो इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपने काम एंड कंपोज रहना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो पैनल भी काफ़ी अच्छा था इस दफ़ा, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इंटरव्यू कंडक्ट किया था।
तो बस ये है कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा यही है कि आप थोड़ा सा ह्यूमिलिटी और कामनेस का मुजाहिरा करें इंटरव्यू रूम में। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस या ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं होती आपको इंटरव्यू रूम में, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका जितना भी नॉलेज होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि उनके एक्सपीरियंस से कम ही होता है। तो बेहतर यही होता है कि ह्यूमिलिटी के साथ जितने आपको नॉलेज आता है आप उनको बताएं, और अगर जो चीज़ नहीं आती तो आप उनसे माजरत कर लें, तो वो भी फिर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और इंटरव्यू काफ़ी एक स्मूथ फ्लो में चला जाता है। ठीक है दानियाल, नोआ के साथ आपका ताल्लुक़ कब बना, नोआ आपने कब ज्वाइन की, और आपके रिटर्न और इंटरव्यू के सारे जर्नी और प्रोसेस में नोआ से हुई हुई लर्निंग ने आपको कितना हेल्प किया? नोआ के साथ मेरी जर्नी 2019 में आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्टार्ट हुई। मैंने नोआ को ज्वाइन किया था रिटर्न के लिए। तो नोआ का मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल समझता हूँ, स्पेशली रिटर्न के हवाले से, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था आपको कि CSS की जर्नी पे मैंने स्टार्ट ही तब की जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन सब्जेक्ट्स में। तो वो यहाँ के जो टीचर्स थे उनका टीचिंग मेथडोलॉजी इतना अच्छा था कि मुझे काफ़ी एक एक्साइटमेंट और एक क्यूरियोसिटी थी उन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कि मुझे वो परस्यू करना चाहिए ओवर माय डिग्री। तो सबसे पहले रिटर्न में मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल समझता हूँ नोआ का। दूसरा ये कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, स्टाफ से लेकर लोअर स्टाफ से लेकर टीचर्स तक हर टाइम अकोमोडेट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक बंदे को रिलैक्स रखने के लिए। फिर मैंने इंटरव्यू में भी नोआ की खिदमत हासिल की। नोआ ने हमें एक स्पेशल अटेंशन दी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए भी। मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे, ग्रुप डिस्कशन हम करते थे, सारे दोस्त आपस में मिल के मॉक इंटरव्यूज़ करते थे। एक रूम उन्होंने हमें दिया प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारी एक नोआ की वो एक स्ट्रेटजीज़ बताती हैं कि किस तरह आप एक एस्पायरेंट को एक अच्छा और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे के उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को निखार सकते हैं। तो नोआ का एक बहुत अच्छा रोल था इसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दानियाल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे दानियाल खान, जिन्होंने CSS 2022 में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में 59 और KP में 6 पोजीशन हासिल की है, और उनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।